हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स। और इसमें फर्स्ट वीडियो में हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में समझेंगे दो इंपॉर्टेंट थियरम्स जो कि आपको यहाँ पे अच्छे से लिख लेना है। और साथ ही साथ हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला इस चैप्टर का जो टॉपिक है वो है कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, वैसे सबसे पहला ट्राइंगल होता है, लेकिन ट्राइंगल आप अच्छे से जानते हो, तो सेकंड है कॉन्ग्रुएंस। सो कॉन्ग्रुएंस को हम समझेंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस को समझने के लिए हमारे पास ट्राइंगल होने चाहिए। तो यहां पे मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किए। अब ये ट्राइंगल का मैंने नेम दे दिया ABC DEF एंड PQR। ठीक है, अब ये तीनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। इसका मतलब क्या होता है कि ये तीनों ट्राइंगल सेम है। ऐसा हम किस बिनाम पे कह सकते हैं, मतलब क्या ऐसा कंडीशन होगा, क्या ऐसा क्राइटेरिया होगा जिसके बेसिस पे आप तीनों ट्राइंगल को इक्वल कह सकते हो या फिर कॉन्ग्रुएंट कह सकते हो। तो यहां पे आप सीधा बोलोगे कि इनकी सिर्फ साइड है वो अगर इक्वल हुई तो यहाँ पे इक्वल होगा। जैसे कि ये सिंपल लैंग्वेज है, सिंपल से आप दो चीजों को इक्वल कब कह सकते हो, जब उनकी साइज बॉडी सेम होती है तब हम उसको इक्वल कहते हैं। जैसे कि ये साइज है, ये जो इसकी साइड है इसका मेजरमेंट सेम होता है, ये तीनों साइड का मेजरमेंट किसी दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइड के मेजरमेंट से बराबर होगा तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। बात आपकी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ साइड से काम नहीं होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर हम देखें तो देखो, यहाँ पे एंगल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन यार हर चीज को हमें इंक्लूड नहीं करना है, हर चीज नहीं चाहिए कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए। ये तो यहाँ पे अलग अलग चीजें, जैसे कि एक ट्राइंगल के पास 6 चीजें होती है जो यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। 3 साइड होती है और 3 एंगल, जैसे कि पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और 3 एंगल, ये वाला सेकंड एंड थर्ड। इसी तरीके से ये वाले ट्राइंगल में भी आपके पास 3 साइड है। ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वल नहीं लिख रहा हूं, जस्ट यहाँ पे मार्क कर रहा हूं, इसको इक्वल मत समझना। जनरली इक्वल की साइन है कि तीनों इक्वल हो तो ऐसा मार्क किया जाता है, लेकिन इक्वल मत समझना। अब मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे दे दिया 4, 4.5 एंड 5। ठीक है, ये साइड का मेजरमेंट 4 है, इसका 4.5 है और इसका क्या है 5 है। इसी तरह से मैं यहाँ पे इसको दे देता हूं 4.5, 5 एंड 4। फिर इसी तरीके से इसको मैं दे देता हूं 4.5, 5 एंड 4। अब आप बोलोगे कि तीनों ट्राइंगल सेम है। जी हाँ, बिल्कुल सेम है, क्योंकि तीनों साइड आपने इक्वल बताई है। लेकिन यहाँ पे इसको हम सीधा यहाँ पे इक्वल नहीं बोल सकते। इक्वल बोलने के लिए यहाँ पे कुछ चीजें हमें लिखनी पड़ेगी, जैसे कि ये जो AB साइड है इसके सामने, मतलब इसके पैरेलल में कौन सी दूसरे ट्राइंगल की साइड इक्वल है। जैसे कि यहाँ पे इसका मेजरमेंट 4 है, तो बाकी के दो ट्राइंगल में कौन सी ऐसी साइड है जिसका मेजरमेंट 4 है, जैसे कि ये वाली साइड है और ये वाली साइड है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, EF एंड QR। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं AB कवर्स क्या होगा, EF एंड QR। अब ये जो मैंने कवर्स लिखा है ना, इसको अब यहाँ पे कवर्स आखिरी बार आज मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आगे चल के मैं इसको बोलूंगा करेस्पॉन्डिंग मतलब उसकी बराबरी में। AB की बराबरी में कौन सी साइड है, EF है। AB इसका करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ AB इज EF। क्यों, क्योंकि वो भी AB के मेजरमेंट से इक्वल है। करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ AB फॉर ट्राइंगल PQR, तो वो कौन सी है, QR, क्योंकि इक्वल हो रहा है। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हो कि AB की करेस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे PQ ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि मैं ट्राइंगल को घुमा के ऐसे रख दूं तो QR तो यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं है कि ये ऐसे ड्रॉ किया है तो हर एक जो साइड ऐसी ड्रॉ की होगी वही करेस्पॉन्डिंग होगी। ठीक है, ये चीज दिमाग में रखना। करेस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि क्या वो सेम, उसका मेजरमेंट सेम है तो आप करेस्पॉन्डिंग बोल सकते हो। जैसे AB, EF और QR का यहां पे मेजरमेंट सेम है तो हमने क्या बोला, करेस्पॉन्डिंग साइड। इसी तरीके से आपको अभी पता चल रहा होगा BC, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर इसका मेजरमेंट है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग कौन सी है, DF एंड PR। DF एंड PR। नेक्स्ट आपका हो गया 4.5, दैट मींस AC कवर्स क्या आएगा, DE एंड PQ। DE एंड PQ समझ में आया।
तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए हमने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग किस तरह से किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया, करस्पॉन्डिंग किस तरह से लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे इक्वल करने का यही एक तरीका नहीं है। इक्वल यानी कि कॉन्ग्रुएंट बताने के बहुत सारे तरीके, अलग अलग तरीके हम समझेंगे। और इस चैप्टर की सबसे खास बात मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर हार्ड क्यों लगता है हर बच्चे को, बिकॉज इस चैप्टर का हर एक सम अलग अलग होने वाला है। मतलब आपको यहाँ पे सेम पैटर्न के सम्स जो प्रीवियस चैप्टर्स में मिलते थे वैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन एक बात बहुत अच्छी है कि आपको यहाँ पे जो मैं थियरम्स सिखाऊंगा वही थियरम्स का इस्तेमाल हर एक सम में करना है, थोड़ी सी क्रिएटिविटी लगा के। आपको यहाँ पे हर एक सम सेम नहीं मिलेगा, लेकिन उसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमेशा सेम रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। सो दैट इज गुड न्यूज फॉर यू। अलग अलग होता है इसीलिए बच्चों को हार्ड लगता है, हार्ड आपको नहीं लगना चाहिए। डोंट वरी, हर बार की तरह मैं हूं आपके साथ, मैं आपको सारे सम सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट थियरम की तरफ। तो चलिए यहाँ पे इस चैप्टर का सबसे पहला थियरम हम समझते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको थियरम नहीं बोल सकता हूँ, ये एक एक्सियोम है, ठीक है, मतलब थियरम नहीं है। तो यहाँ पे हम 7.1 लिखेंगे, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। थियरम नहीं है, एक्सियोम है। रूल क्या है? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। बहुत ही सिंपल सा रूल है, बहुत ही आसान है। SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। SS मतलब कि साइड एंगल साइड, S फॉर साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, साइड एंगल साइड, ये रूल है। और ये रूल क्या है चलिए पढ़ते हैं। पेज नंबर 113 है और यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, मैं पूरा स्टेटमेंट एक बार लिख देता हूं। अब यहां पे मैंने लिख दिया SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, जो कि क्या कहता है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ two sides and the included angle of one triangle are equal to the two sides and the included angle of the other triangle। मैं जानता हूं आपको बहुत ज्यादा ऊपर से चला गया है, लेकिन ये स्टेटमेंट है जिसको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ पे इसको थोड़ा समझेंगे, ठीक है, डोंट वरी, मैं स्टेटमेंट में नहीं जाता हूं, मैं आपको बेस लेवल पे समझाऊंगा। देखो यार, इन्होंने सबसे पहले तो दो ट्राइंगल की बात की है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दो ट्राइंगल होने चाहिए, तो हम दो ट्राइंगल को यहाँ पे लिखते हैं। तो ये सबसे पहला ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है, ठीक है। दिखने में ये दोनों इक्वल है, लेकिन समझ लो को अभी आपको नहीं पता है कि ये इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे SAS आपको ऐसा तो क्या कर देगा जो कि बताएगा कॉन्ग्रुएंस के बारे में। तो SAS का कहना ये है, आपके पास दो ट्राइंगल है और उन दो ट्राइंगल में आपके पास दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल, दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल इस ट्राइंगल में, और सेम वे इस ट्राइंगल में दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है तो उस बेसिस पे आप यहां पे बता सकते हो कि ABC और PQR क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फिर भी समझ में नहीं आया ना, मैं जानता हूं काफी को नहीं समझ में आया। ओके, सो अब इसको थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। दो साइड है, आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा पता है? क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है, AB इज इक्वल टू PQ। अब इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों साइड इक्वल है, AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है, और BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR, ठीक है। अब इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, ये दोनों साइड के बीच में एक एंगल, अगर ये इक्वल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये तीन चीजें आपके पास है, तो आप SAS का नाम लेके आप इसको कॉन्ग्रुएंट बता सकते हो। बाय SAS कॉन्ग्रुएंस वी कैन से ट्राइंगल ABC आर इक्वल टू ट्राइंगल PQR। अब आप बोलोगे जादू कैसे हुआ? भाई ये SAS का कहना है ऐसा, लेकिन जरूरी चीजें समझ लो। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पे दोनों ट्राइंगल्स की करेस्पॉन्डिंग साइड कही जाएगी। करेस्पॉन्डिंग साइड कही जाएगी मतलब इसका करेस्पॉन्डेंस आपको बताया जाएगा। करेस्पॉन्डेंस बताने का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपको ABC कह दिया एंड PQR कह दिया, ये दोनों ट्राइंगल कह दिए, इसका मतलब ये करेस्पॉन्डेंस नहीं है। करेस्पॉन्डेंस अलग तरह से बताई जाती है। कैसे? आपको यहां पे कहा जाएगा, हो सकता है ABC और ये वाली साइन के साथ आपको PQR ऐसे कहा जाएगा, ये होता है करेस्पॉन्डेंस। इसका मतलब क्या होता है कि आपके A के सामने P है, B के सामने Q है और C के सामने R है। जब ये चीज आपको बताई जाती है, इसका मतलब AB साइड के करेस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है? PQ है, BC के करेस्पॉन्डिंग कौन सी है? QR है, और AC के करेस्पॉन्डिंग PR है। और इसके साथ साथ आपको SAS अप्लाई करना है। तो रूल क्या कहता है कि आपके एक ट्राइंगल की दो साइड के बीच में जो एंगल है
और उसी तरीके से दूसरे ट्राइंगल की दो साइड के बीच में जो एंगल है, जब ये तीनों का ग्रुप इक्वल होगा तब आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल इक्वल है, तभी कह सकते हो, वरना नहीं कह सकते हो। समझ में आया? एंगल बीच में ही होना चाहिए। एंगल यहां पे है, ये दोनों साइड यहां पे, तो ये रूल अप्लाई नहीं होता है। एंगल यहां पे है, कहीं और है, अप्लाई नहीं होता है। करेस्पॉन्डिंग होना चाहिए। बी और क्यू कैसे करेस्पॉन्डिंग है? ये करेस्पॉन्डेंस फॉलो करने चाहिए। देखो, है ना, ऐसा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा, मैं आपको समझाऊंगा। ए बी और पी क्यू बन रही है, ये साइड बी सी क्यू आर, ये बन रही है, करेस्पॉन्डेंस बन रही है ना। बी सी सेम पैटर्न में यहां पे क्यू आर लिखा हुआ है, तो इसको हम करेस्पॉन्डेंस बोलते हैं, जिसकी साइन ऐसे दिखेगी आपको। डोंट वरी, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं जानता हूं, एक्सरसाइज में सारी चीजें समझा दूंगा। ऐसे इसका रूल ये है, दो साइड के बीच में एक एंगल। ना बढ़ते आगे, नेक्स्ट एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल, ये है आपका 7.1 थियरम, ठीक है, लेकिन उसको भूल मत जाना, वो एग्जाम पे उतना ही इंपॉर्टेंट था। तो सबसे पहले तो यहां पे है 7.1 में एएसए कॉन्ग्रुएंस रूल, जो कि क्या कहता है। अब देखो, वो क्या था, वो एसएएस था, और ये क्या है, एएसए है। आपको शायद समझ में आ गया होगा। वो था साइड एंगल साइड, ये है एंगल साइड एंगल। यहां पे बात क्या हो रही है, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। इस बार समझ में आया होगा कि भाई, अगर आपके पास दो एंगल किसी एक ट्राइंगल के और एक इंक्लूडेड साइड इक्वल है, किसके, दूसरे ट्राइंगल के दो इंक्लूडेड एंगल्स और साइड बीच में आनी चाहिए। क्या है, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ठीक है, साइड दोनों एंगल के बीच में आनी चाहिए। अगर साइड आपकी ये है, ये दोनों एंगल के बीच में नहीं आ रही है, तो आप उसको नहीं बोल सकते हो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि मैं यहां पे आपको बताना भूल गया, कि आपको एएसए या कोई भी थ्योरम आप अप्लाई करते हो, तो सबसे पहले खास यहां पे आप ये जो इक्वल जो बता रहे हो ना, गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये दोनों एंगल्स को इक्वल बताते हैं, ठीक है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। ये दोनों को आपको इक्वल नहीं बताना है। यहां पे हम ट्राइंगल के एंगल्स को इक्वल बताने की कोशिश नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं, चैप्टर क्या है, ट्राइंगल्स है, तो हम इक्वल किसको बताएंगे, ट्राइंगल्स को इक्वल बताएंगे। ट्राइंगल्स को इक्वल बताने के लिए अगर आपको लेट सपोज ये डस्टर जो है या फिर ये पेन है, इसके इक्वल में दूसरी पेन आपको बतानी हो, तो आप क्या करोगे, ये पेन जो है, ठीक है, ये पेन ऐसी दूसरी पेन अगर इक्वल है, उस पैरामीटर को चेक करने के लिए आप क्या करोगे, ये व्हाइट है, फिर ऊपर ऐसा ब्लैक इसका जो है, और यहां पे भी इसका जो राइटिंग पार्ट है वो भी ब्लैक है, ठीक है, ये चीज आप चेक करोगे और साइज चेक करोगे। लेकिन क्या आप ऐसा चेक करोगे कि ये और ये इक्वल होने चाहिए, इसी पेन के पार्ट्स को चेक करोगे, नहीं, इसके एक पार्ट को आप कंपेयर करोगे दूसरी पेन के एक पार्ट को के साथ, ठीक है ना, तब जाके आप इसको इक्वल है या नहीं बता पाओगे। तो सेम वे यहां पे भी आपको ये एंगल और ये एंगल को कंपेयर नहीं करना है, कभी भी ये गलती मत करना, ठीक है। ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल के करस्पॉन्डिंग दूसरा एंगल, और करस्पॉन्डिंग आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए, इस बार मैं करस्पॉन्डेंस को चेंज कर देता हूं, ठीक है, देखो आपको अच्छे से लगे, वैसे इसके लिए नहीं दिए जाते क्वेश्चन। जैसे कि मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं पी क्यू आर। अब करस्पॉन्डेंस आपको इस तरह से दी जा सकती है, ए बी सी करस्पॉन्डेंस क्यू पी आर, दिख रहा है, क्यू पी आर उल्टा सीधा कर दिया। हो सकता है यहां पे सी बी ए ऐसा भी कर दे, ए बी सी सीक्वेंस में आ रहा है, इसलिए जरूरी नहीं कि ए बी सी लिख के बताएंगे आपको, ठीक है। वो अल्फाबेट इंग्लिश जो आपका सब्जेक्ट है उसमें इक्वल होता है, मैथ्स को इससे कोई लेना देना है। मैथ्स को मतलब है तो करस्पॉन्डेंस से मतलब है, ए बी सी करस्पॉन्ड किसको कर रहा है, क्यू पी आर को, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, ए के सामने कौन सा एंगल है, क्यू है, बी के सामने कौन सा एंगल है, पी है, सी के सामने कौन सा एंगल है, आर है, ठीक है, ये चीज खास ध्यान रखना। इसी तरीके से ए बी के सामने कौन सी साइड है, क्यू पी, ए बी के सामने क्यू पी, बीसी के सामने कौन सी साइड है, पी आर, बीसी के सामने पी आर, ए सी के सामने कौन सी है, क्यू आर, ए सी के सामने है क्यू आर। समझ में आ रहा है? चाहे एंगल, ये जो ट्राइंगल है ना, इसके जैसा ड्रॉ भी नहीं किया, उल्टा सीधा भी ड्रॉ किया हो ना, फिर भी आप भरोसा किस पे करोगे, करस्पॉन्डेंस पे ही करोगे, ठीक है। ये ट्राइंगल को उल्टा सीधा ड्रॉ कर दूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ए के सामने क्यू लिखा है तो ये करस्पॉन्डिंग है, इस पे भरोसा नहीं करना है। स्टेटमेंट में क्या लिख के दिया हुआ है, इस पे भरोसा करना है, ये खास इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं एएसए के बारे में। एंगल साइड एंगल, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका एंगल ए और एंगल क्यू इक्वल है, ठीक है, इस ट्राइंगल का ए और इस ट्राइंगल का क्यू एंगल इक्वल है। एंगल बी और एंगल पी इक्वल है, बी और पी इक्वल है, और करस्पॉन्डेंस के हिसाब से हम सही जा रहे हैं। अब इसको इक्वल बताने के लिए
इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट बताने के लिए अब क्या चाहिए भाई, दो एंगल आ गए, तो अब ए बी और अगर क्यू पी इक्वल होगा तो अपना काम हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहां पे ए बी एंड पी क्यू आपको अगर इक्वल मिल जाता है, जब ये तीन क्राइटेरिया हो जाते हैं, तब आप बाय ए एस ए इसको लिख के बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैंने यहाँ पे पी क्यू आर क्यों लिखा, क्यू पी आर क्यों नहीं लिखा? ट्राइंगल को तो मैं पी क्यू आर भी बोल सकता हूं, क्यू पी आर भी बोल सकता हूं, इससे कोई लेना देना नहीं है। करेस्पॉन्डेंस की साइज ये जो साइन दिख रही है ना, ये करेस्पॉन्डेंस की है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंड लगाया हुआ है, समझ में आया, क्लियर हुआ? सो एएसए का ये रूल है जो कि अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के ऊपर से हम यहाँ पे 7.1 के एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझना। जितने भी मैंने इस वीडियो में पॉइंट्स बताए, वो कुछ आपकी गलती जो होती रहती है उसको भी मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है, आप क्या गलती कर सकते हो। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.1 में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।